हेलो बच्चों, जैसा कि थंबनेल आप देखे हैं, वन शॉट फ्रिक्शन क्लास 11th के लॉ ऑफ मोशन को 3 भागों में बांटी गई है। फर्स्ट पार्ट प्लेन लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग कवर करते हैं फोर्स, इनर्शिया, इम्पल्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंकरेंट फोर्स, थोड़ा सा पुली प्रॉब्लम, एलिवेटर प्रॉब्लम। बट सेकंड पार्ट है आपका प्योर फ्रिक्शन। तो आज के इस वीडियो में मैं सेकंड पार्ट पूरी तरह से रखने वाला हूं कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के काउज क्या है, रीजन क्या है फ्रिक्शन को प्रोड्यूस होने के, फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं, फ्रिक्शन के लॉ क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, मैंने फ्रिक्शन पे हर एक टॉपिक का मैं डिस्कशन करता हूं। तो सबसे पहले फ्रिक्शन का नाम आप क्लास 8, 9, 10 से सुन के आ रहे हैं। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन होता क्या है? सीधी बात, फ्रिक्शन इज ए फोर्स। फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स है। Whenever there is relative motion, ध्यान से सुनिएगा, whenever there is relative motion, अब ये बडी रेस्ट में है, ये मोशन कर रहा है, या ये बडी रेस्ट में है, ये मोशन कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन करे या इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन करे। अब दोनों बडी को अगर हम एक साथ चलाते हैं तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिलेटिव मोशन 0 हो रही है। तो when there is relative motion between two body, then the force of opposition exert between the surface which always act in opposite direction to the direction of motion. This opposing force is called force of friction. Once again, whenever there is relative motion between two body, then the force of opposition exert between the surface which always act in opposite direction to the direction of motion. This opposing force is called force of friction. आइए हम थोड़ा बोर्ड पे देखते हैं फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन, whenever there is relative motion between two body, then opposing force exert between the surface which acts in opposite direction to the direction of motion. This opposing force is called force of friction. अब एक बडी को मैं दिखाऊं, अगर किसी बडी को मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है तो उसका वेट तो काम करेगा नीचे, वेट mg काम कर रहा है नीचे, इसके ठीक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और बडी को अगर मैं पुल करूं तो फ्रिक्शन लगेगी हमारे पीछे। तो एक साथ यहाँ पर 4 फोर्स दिख रही है। पहला वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। अगर मैंने पुल किया है, एक फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन लगेगा इसके बैक। तो फ्रिक्शन क्या है? व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बडी, देन द अपोजिंग फोर्स exert between the surface which act in opposite direction to the direction of motion. This opposing force is called friction. What is the cause of friction? फ्रिक्शन के पैदा होने के कारण क्या है? फ्रिक्शन के आने के मेन काउज होता है सरफेस का नेचर। अगर सरफेस का नेचर जितना ज़्यादा रफ हो, जितना खुरदरा हो, जितना खांचा हो, फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होगी। कुछ एग्जांपल आपके साथ हम रखते हैं। मैंने एक बॉल लिया, ये कांचा वाला गोली ले लिया, जो शीशे का गोली आप देखते हैं कंचा, मैंने वो गोली लिया, उसको फेंका पहला केस में खेत में, सेकंड केस में फेंका मैंने उसको रोड पर, थर्ड केस में फेंका घर के फ्लोर पर, चौथा केस में फेंका मैंने उसको किसी मार्बल के फ्लोर पे। अब देखिए, कंचा हर एक केस में एक ही है, सब में फोर्स मैंने बराबर ही दिया है, बट मार्बल के फ्लोर पे काफ़ी दूर गई, रोड पे थोड़ी कम गई, घर पे थोड़ी और कम गई, और क्या नाम है आपका, खेत में तुरंत रुक गई। तो डिफरेंस क्या हो गया? सरफेस का नेचर। खेत में सरफेस का नेचर काफ़ी खुदरा है, रफ है। तो cause of friction is, the main cause of friction is groups, GROOVES, groups, इसको खांचा बोलते हैं। irregularities, roughness, gap in surface, अगर सरफेस में गैप ज़्यादा है, ग्रुप्स ज़्यादा है, irregularity ज़्यादा है, खांचा ज़्यादा है, तो वो फंसेगा। जैसे देखिए मेरा हाथ का जो ये गैप है, अब इसको एक दूसरे के साथ अगर हम मूव करें, ये दोनों के साथ मूव करें, तो एक में दूसरा फंसता है। अब फंसेगा तो हमारे मोशन को अपोज करेगा। तो दिस इज द मेन काउज ऑफ फ्रिक्शन। सरफेस का आपस में ट्रैप होना, फंसना, मेन कॉज होता है फ्रिक्शन का। ये ऊपर का सरफेस, नीचे का सरफेस, दोनों का देखिए ट्रैपिंग, बीच में ट्रैप होगा, फंसेगा, और यही मेन कॉज है फ्रिक्शन का। अब देखते हैं फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक ट्रक है, ट्रक खड़ी है, मैं एक फोर्स लगाता हूँ कुछ न्यूटन का, तो मैंने अगर फोर्स लगाया तो ट्रक ने फ्रिक्शन लगा दी बैक तरफ, तो हमारा अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन दोनों आपस में बैलेंस हो गया, यानी कि ट्रक मूव नहीं करेगा। तो इस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर मैंने कुछ फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट ने उतना ही फोर्स बैक तरफ लगा के काउंटर बैलेंस अगर कर दे, बडी मूव नहीं करे, तो दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन के समय बडी मूव नहीं करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन बडी इन रेस्ट, बडी रेस्ट में होता है। अप्लाइड फोर्स काउंटर बैलेंस बाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वंस अगेन, अप्लाइड फोर्स बैलेंस बाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
हमने जो फोर्स लगाया अप्लाइड फोर्स और ट्रक ने जो फ्रिक्शन फोर्स लगा दी, ये दोनों आपस में हो गई काउंटर बैलेंस, बॉडी मूव नहीं करेगा, तो दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। बट अगर हम अप्लाइड फोर्स को और बढ़ा दें तो फ्रिक्शन और बढ़ा देगा। अगर मैं अप्लाइड फोर्स को और बढ़ा दूं तो ट्रक फ्रिक्शन और बढ़ा देगा। तो अगर मैं कंटिन्यू अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते रहूं तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाता रहेगा, बार बार मेरे को काउंटर बैलेंस करेगा और बॉडी हमारा मूव नहीं करेगा। बट बैलेंस करने का एक सीमा है, जिस लिमिट तक ये मैक्सिमम काउंटर बैलेंस करेगा, दिस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब मैंने अगर 10 न्यूटन लगाया ये भी 10, मैंने 20 लगाया ये भी 20, मैंने 50 लगाया ये भी 50, मैंने 100 लगाया ये भी 100, लेकिन अगर मान लीजिए 100 के बाद अगर 1 न्यूटन का भी फोर्स बढ़ाते हैं तो बॉडी स्लाइड कर जाती है, मूव कर जाती है, मैंने फ्रिक्शन हार जाएगी। तो 100 तक वो मेरे को काउंटर बैलेंस किया था, तो 100 तक स्टैटिक है, बट 100 जो लिमिट इंड हो गई यहाँ पर आ जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ध्यान दीजिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन में भी बॉडी मूव नहीं करता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाइड बढ़ा दें तो बॉडी मूव करेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, यानी बॉडी हम मूव करने वाला है। जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हुआ था, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन दोनों आपस में बराबर हो गई थी। अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन बैलेंस है, बॉडी मूव नहीं करेगा, लेकिन लिमिटिंग में बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, बॉडी अब की तब मूव करने वाला है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि एफएफ मैक्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन में भी बॉडी मूव नहीं करता है। नेक्स्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन या तो डायनेमिक फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन लग रही है, बॉडी चल रही है, मैंने अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूँ और फ्रिक्शन भी लग रही है लेकिन बॉडी मूव कर रही है। जैसे कोई गाड़ी रोड पर चल रही है और टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन लग रही है, तो इसका मतलब यहाँ अप्लाइड फोर्स कहीं ज़्यादा है फ्रिक्शन से, अप्लाइड फोर्स कहीं ज़्यादा है फ्रिक्शन से, यानी कि फ्रिक्शन हार रही है, अप्लाइड फोर्स जीत रही है, बॉडी हमारा मूव कर रहा है। तो इस समय के फ्रिक्शन को बोलेंगे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी पुल या फोर्स इज मच ग्रेटर देन फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन हार रहा है, हमारा अप्लाइड फोर्स जीत रहा है, बॉडी मूव कर रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन। बट ये दो टाइप की होती है, एक स्लाइडिंग और एक रोलिंग। अगर बॉडी को मैं स्लाइड कर दूँ, अगर बॉडी को हम स्लाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोई ऑब्जेक्ट लगता हूँ उसको स्लाइड करता हूँ तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, और अगर मैं रोल कर दूंगा तो रोलिंग फ्रिक्शन है। तो अगर बॉडी सरफेस पर रोल करेगा तो रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइड करेगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि स्लाइडिंग में ज़्यादा एरिया एक दूसरे के कंटेक्ट में आती है। अब बॉडी जब रोल करेगा तो कम एरिया एक दूसरे के कंटेक्ट में आता है, तो रोल करना इज मोर ईजी एज अ कम्पेयर ऑफ स्लाइड। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है रोलिंग से, क्योंकि रोल करना बहुत आसान है। यहाँ पे ग्राफ आप देख सकते हैं, अगर मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाता हूँ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वो बढ़ाता है, लेकिन अभी बॉडी रेस्ट में रहेगा। बट अगर हम अप्लाई फोर्स को कंटिन्यू बढ़ाते रहें तो एक ऐसा समय आएगा कि वो लिमिटिंग पे पहुंचेगा, लिमिटिंग तक बॉडी मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स को मैं लिमिटिंग से भी ऊपर कर देता हूं तो बॉडी आ जाएगी हमारी मोशन में, और लिमिटिंग के पहले बॉडी हमारा था रेस्ट में। तो अप्लाइड फोर्स बढ़ाएं, फ्रिक्शन बढ़ाया, अप्लाइड फोर्स और बढ़ाएं, फ्रिक्शन और बढ़ाया, बट एक सीमा तक अप्लाइड फोर्स हमारे लिमिटिंग के बराबर रहा। लेकिन उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद अगर फोर्स मैं लगाता हूँ तो बॉडी मूव कर जाता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग, काइनेटिक। स्टैटिक में बॉडी रेस्ट में होती है, लिमिटिंग में बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, और काइनेटिक में बॉडी मूव कर रहा है। ये दो टाइप की है, स्लाइडिंग और रोलिंग। अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लॉ क्या होते हैं? बेसिकली फ्रिक्शन के 5 लॉ होते हैं। पहला, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की दिशा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का दिशा हमेशा मोशन के अपोजिट या जिधर मोशन होने को है इसके अपोजिट होती है, फर्स्ट। दूसरा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा टेंजेंट के अलोंग काम करती है, जहां पर बॉडी टच करता है। तीसरा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। चौथा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ सरफेस बट इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। ये 5 लॉ आप सुने, एक बार फिर से हम यहाँ देखते हैं 5 लॉ मैंने लिखा है। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, पहला, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एफ को लिख रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और टेंड्स टू टेक्स प्लेस। जिधर मोशन हो रही है या होने को है इसके विपरीत अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट टेंजेंशियली अलोंग द सरफेस इन कांटेक्ट, हमेशा टेंजेंट के अलोंग काम करती है। तीसरा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। चौथा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ सरफेस, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस के एरिया पे नहीं, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करती है। अब मिलते हैं 2 छोटे टॉपिक से। पहला आ रही है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, रेस्ट वाली फ्रिक्शन, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 सरफेस इन कांटेक्ट। ये लॉ में आप तीसरा पॉइंट पढ़े, ऊपर के लॉ में हम पढ़े थे तीसरा पॉइंट, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 सरफेस इन कांटेक्ट।
तो एफ एस मैक्स मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के यहाँ पर कोई कांस्टेंट डाला, कांस्टेंट है म्यू एस, तो एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस आर, तो म्यू एस इज इक्वल टू क्या हो गई एफ एस मैक्स बाय आर, और आर हमारा एम जी के बराबर, क्योंकि नीचे वेट ऊपर आर, तो अगर बॉडी हमारा स्थिर है तो वेट और आर दोनों बराबर हो जाएगी, तो आर की जगह पे मैंने कर दिया एम जी, तो म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस मैक्स मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बाई एम जी। म्यू एस क्या है, अच्छा गौर करें, एफ एस मैक्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स है, और वेट भी एक टाइप का फोर्स होता है जो अर्थ हमको अपनी तरफ खींचती है, तो अगर दोनों फोर्स है तो दोनों फोर्स कटा, न्यूटन न्यूटन कट गया, कोई यूनिट नहीं, तो म्यू एस का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है, जस्ट ए वैल्यू, इसका एक केवल वैल्यू होता है, और इसी का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, हैविंग नो यूनिट नो डायमेंशन, इट जस्ट ए वैल्यू, इसका वैल्यू कुछ होती होगी। अगला कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, सेम स्टेटमेंट को इधर रिपीट हमको करना है, जैसे लिखा था द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ लिखना है द काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, सेम लाइन लिखना है, इसलिए लैंग्वेज को लिखा नहीं, द काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के म्यू के, जहाँ म्यू के कॉन्स्टेंट है और नाम है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो म्यू के इज इक्वल टू एफ के बाई आर, या आर की जगह पे एम जी। अब गौर करेंगे म्यू एस और म्यू के में बड़ा कौन है, नो डाउट म्यू एस बड़ी होती है, कुछ डाटा से मैं दिखाऊं, बट म्यू एस की स्थिति में बडी रेस्ट में होती है, बट म्यू के में बडी मूव करती है, तो अगर बडी मूव करेगा तो फ्रिक्शन हारेगा, बडी मूव करेगा तो फ्रिक्शन हारेगा, सो म्यू एस ग्रेटर होती है म्यू के से। बट कुछ एग्जांपल आपके लिए रखा है मैंने, रोड पर जो गाड़ी हमारी चलती है, टायर जनरली बना होता है रबर का, रोड होता है कंक्रीट का, तो रबर और कंक्रीट के बीच का फ्रिक्शन मैंने लिखा है ड्राई फेज में और वेट भींगा में, रबर कंक्रीट ड्राई में, रबर कंक्रीट वेट में, म्यू एस का वैल्यू 0.90, म्यू के 0.70, जबकि भींगा में फ्रिक्शन कम हो रही है 0.70, म्यू की और कम हो रही है, तो डाटा से भी पता चल रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम है, और जब भींगेगा तो फ्रिक्शन घट जा रही है, सूखा में फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। अब हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिखाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसके बाद आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ में ईजिली आएगी। देखिए, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसमें मैं एक बॉडी को रखूँगा, मैंने लिया एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पे एक बॉडी को रखा, जैसे एक बॉडी को मैंने रखा तो इसका वेट एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका वेट लगेगा नीचे और रिएक्शन लगेगा ऊपर, इधर मैंने पुल किया तो बैक में लगेगी फ्रिक्शन, ये तो नॉर्मल है, शुरू से हम लोग देख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये रहा दोनों का रिजल्टेंट। वंस अगेन इट इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस एंगल को हम लोग बोल रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर हमको ये निकालना है तो गौर कीजिए, ये दिशा किसका, एफ का, तो ये भी दिशा हमारा हो जाएगा एफ का। अब यहाँ पे लगा दीजिए टेन थीटा, क्योंकि साइन लगाते हैं तो इसका चक्कर, कॉस लगाते हैं तो इसका चक्कर, इजी है, टेन लगाइए। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, एफ बाई आर, दिस इज आर, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाई आर। और अगर बडी हमारा रेस्ट में है तो एफ बाई आर हमारा बनता है म्यू एस, ऊपर से देख सकते हैं एफ बाई आर हमारा बन रहा है म्यू एस, अगर बडी रेस्ट में है तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, यानी कि म्यू एस इज इक्वल टू एफ बाई आर, यानी एफ एस मैक्स बाई आर। और जहाँ थीटा अगर निकाला है तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ बाई आर। तो टेन थीटा हमारे किसके बराबर हो गए, म्यू एस। यहीं से हम देख रहे हैं कि टेन थीटा हमारा बराबर हो गया म्यू एस के, जहाँ थीटा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, आपके लिए नया चीज़ है एंगल ऑफ रिपोज। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड सरफेस। तो अगर किसी बॉडी को इंक्लाइंड सरफेस पे मैं रख दूं तो क्या वो हर एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे बॉडी स्लाइड कर जाएगा, नहीं। अगर मान लीजिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में रखूं 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, तब तक वो स्लाइड नहीं कर रहा है। बट अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को धीरे धीरे हम बढ़ाते रहेंगे तो एक समय बॉडी स्लाइड कर जाएगा। तो जिस मैक्सिमम इंक्लाइंड एंगल तक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे टिका, स्थिर रहा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। वंस अगेन, जिस मैक्सिमम इंक्लाइंड एंगल तक बॉडी सरफेस पे टिका रहा, स्थिर रहा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। बट अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को एंगल ऑफ रिपोज से हम तनिक भी बढ़ा दें तो बॉडी स्लाइड कर जाएगी। एक बार और ये बात को बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। जिस मैक्सिमम इंक्लाइंड एंगल तक बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे टिका, वो कहला गया एंगल ऑफ रिपोज।
बट अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को एंगल ऑफ रिपोज से मैंने तनिक भी बढ़ा दी तो बॉडी स्लाइड कर जाएगा। इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज में बॉडी स्लाइड नहीं करता है, एंगल ऑफ रिपोज में बॉडी स्लाइड नहीं करता है, बट अगर एंगल ऑफ रिपोज को मैं थोड़ा भी बड़ा कर दूँ, इंक्लाइन को बड़ा कर दूँ रिपोज से, तो बॉडी स्लाइड कर जाएगी। तो द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच, जहाँ तक बॉडी स्टे ऑन इंक्लाइंड प्लेन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। इसको पिक्चर में देखने के लिए हम लोग इसको देख सकते हैं कि मैं एक इंक्लाइंड सरफेस लूँगा, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पे लिया एक इंक्लाइंड प्लेन। मैं लेता हूँ सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पे यूज करूँगा एक इंक्लाइंड प्लेन, इट इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये इंक्लाइंड प्लेन, इस पे रखा एक बॉडी, जैसे बॉडी को रखेंगे और दिस इज एंगल ऑफ रिपोज अल्फा, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग दिस वे, नॉर्मल रिएक्शन, और mg रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, दिस इज mg cos अल्फा और दिस वन mg sin अल्फा, ये हो गया mg sin अल्फा, और ऊपर लगा हमारा फ्रिक्शन। अगर बॉडी टिका हुआ है, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो r बराबर हो जाएगा mg cos अल्फा के और फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा mg sin अल्फा के। तो f फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin अल्फा और r इज इक्वल टू mg cos अल्फा। अब इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 माने, और जब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो mg कटा, sin अल्फा बाय cos अल्फा बना tan अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू f बाई आर, tan अल्फा इज इक्वल टू f बाई आर, और बॉडी रेस्ट में है तो f बाई आर हमारा हो गया म्यूएस। ऊपर हमने देखा था tan थीटा इज इक्वल टू म्यूएस और नीचे दिख रही है tan अल्फा इज इक्वल टू म्यूएस, यानी कि इन दोनों से दिखाया जा सकता है थीटा इज इक्वल टू अल्फा। सीबीएसई के बहुत बार सवाल में आया है कि आपसे पूछा गया है साबित करो, प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज दोनों आपस में बराबर होती है। ऊपर का काम करके आपको लाना है tan थीटा इज इक्वल टू म्यूएस, नीचे का काम करके लाना है tan अल्फा इज इक्वल टू म्यूएस, तो म्यूएस इज इक्वल टू म्यूएस, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, यानी थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अब हम लोग बात करते हैं, एक बॉडी को हम इंक्लाइंड सरफेस से नीचे स्लाइड करेंगे और हम निकालेंगे एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक बॉडी को हम इंक्लाइंड सरफेस से नीचे स्लाइड करेंगे और ड्यूरिंग स्लाइडिंग हम निकालेंगे उसका एक्सीलरेशन। चलिए तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एक सिंपल लैंग्वेज हम यूज करेंगे। लेट m इज द मास ऑफ बॉडी प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन, m मास का कोई बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है और थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, बट ध्यान दीजिए थीटा इज ग्रेटर देन रिपोज एंगल। अगर थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को मैंने रिपोज से बड़ा किया तो बॉडी नीचे स्लाइड करेगा, थीटा इज ग्रेटर देन रिपोज एंगल, यानी कि बॉडी को स्लाइड करवाना है। तो mg रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, mg cos, mg sin, नीचे फ्रिक्शन, ऊपर r। चूंकि बॉडी स्लाइड कर रहा है तो mg sin थीटा जीत रहा है और फ्रिक्शन हार रही है, तो हम निकालते हैं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, क्योंकि mg sin थीटा लग रहा है नीचे और फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर और बॉडी नीचे स्लाइड कर रहा है, यानी कि ये जीत रहा होगा। तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, नेट फोर्स F इज इक्वल टू ma, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, म्यू इज इक्वल टू F बाय आर। आप बार बार देख रहे हैं तो F इज इक्वल टू म्यू आर, F इज इक्वल टू म्यू आर, तो F इज इक्वल टू लिखे म्यू आर, बट यहाँ बॉडी स्लाइड कर रहा तो मैंने लिखा म्यू के। बॉडी स्लाइड कर रही है, काइनेटिक में है, मोशन में है, तो म्यू के आर। अब आर की जगह पे पुट कर दिए mg cos थीटा, क्योंकि आर ऊपर mg cos थीटा नीचे, mg cos थीटा नीचे, तो आर की जगह पे mg cos थीटा। तो ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा, दोनों साइड से mg को कॉमन लिया, m को m से काट दिया, तो a इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। तो अगर बॉडी नीचे स्लाइड करेगा तो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा a इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। बट ए केस, अगर बॉडी ऊपर मूव करता तो अगर बॉडी ऊपर मूव करता तो अपने तो करता नहीं, बॉडी को पुल करना पड़ता। तो अगर बॉडी को हम ऊपर पुल करते तो फ्रिक्शन नीचे लगती और mg sin थीटा तो नीचे थी ही, दोनों की दिशा सेम हो जाती, और दोनों की दिशा सेम हो जाती तो सेम यही काम करते, सिर्फ जहां माइनस वहां पर आता प्लस 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 और रिजल्ट में हमारा हो जाता प्लस। तो व्हेन बॉडी मूव अप एन इंक्लाइंड प्लेन देन एक्सीलरेशन विल बी a इज इक्वल टू g sin थीटा और माइनस के जगह पे प्लस म्यू के cos थीटा। अगला केस, अगर सरफेस फ्रिक्शन लेस हो तो, अगर इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शन लेस हो तो म्यू के को जीरो कर देते हैं। तो म्यू के को अगर हम जीरो करेंगे तो पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, पूरा पार्ट जीरो होगा तो a इज इक्वल टू सिर्फ बचेगा g sin थीटा। अगला,
अगर इंक्लाइन प्लेन वर्टिकल हो तो, अगर इंक्लाइन प्लेन वर्टिकल हो जाए 90 डिग्री पे हो जाए तो थीटा को 90 कर देते हैं। थीटा को अगर हम 90 करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगी, यहाँ बचेगी 1 और a सिर्फ g के बराबर हो जाएगी। तो हमने काम सिर्फ एक किया, मैंने बॉडी को नीचे स्लाइड किया और एक्सेलरेशन निकाला, लेकिन ऊपर उठा के केस, फ्रिक्शन लेस करके केस और वर्टिकल करके केस, तो 3 केस में आपको चलना है। नेक्स्ट लास्ट वर्किंग टॉपिक आ रही है, इट इज ईजियर टू पुल देन पुश। फ्रिक्शन के मुताबिक इसको दिखाया जा सकता है कि पुल करना इज मोर इजी देन पुश। किसी बॉडी को पुल करना और पुश करना दोनों में ज़्यादा आसान है, पुल इज मोर इजी। तो इसके लिए आपको कुछ पिक्चर से बात करना होगा। देखिए इसके लिए मैं कुछ पिक्चर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। मैं 2 केस लूँगा, एक केस में मैं करूँगा पुल और एक केस में करूँगा पुश। अब दोनों केस में आपको दिखाऊंगा कि किसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है। सबसे पहले मैं एक बॉडी को पुश करता हूँ, जैसे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पे एक बॉडी को लिया जिसका मास है m, नीचे वेट mg, ऊपर रिएक्शन। अब इसको हम थीटा एंगल पे पुश करते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे पुश किया। तो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे पुश किया तो वर्टिकली अपोजिट ये भी हो जाएगी थीटा। पिक्चर को थोड़ा गौर के देखिए, अगर ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट भी थीटा होगा। और ये रहा मेरा पुश का दिशा, पुश का दिशा। योर पुश, योर फोर्स रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट, थीटा तो इधर हो जाएगा p cos थीटा और नीचे हो जाएगा p sin थीटा। अब यहाँ ध्यान दें, अपवर्ड फोर्स देखते हैं r और डाउनवर्ड फोर्स देखते हैं mg प्लस p sin थीटा। तो अपवर्ड फोर्स r और डाउनवर्ड फोर्स हो गया mg प्लस p sin थीटा। तो r इज इक्वल टू mg प्लस p sin थीटा। और निकालते हैं फ्रिक्शन, f इज इक्वल टू म्यू r, f इज इक्वल टू म्यू r। तो f इज इक्वल टू म्यू और r के जगह पे बैठा दिया mg प्लस p sin थीटा, f की जगह पे f इज इक्वल टू म्यू और r की जगह पे mg प्लस p sin थीटा। ये फ्रिक्शन को देखते हैं, पुश के समय का फ्रिक्शन है। और एक पुल का फ्रिक्शन देखते हैं। अगर किसी बॉडी को हम पुल करते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस, नीचे वेट mg, ऊपर r, अगर बॉडी को हम पुल करते हैं, लीजिए मैंने पुल किया थीटा एंगल के साथ, तो इधर हो जाएगा मेरा p cos थीटा, ऊपर हो जाएगा p sin थीटा, जिधर थीटा उधर cos। तो यहाँ जब हम देखते हैं तो r और p sin थीटा एक दिशा में, mg अकेला है नीचे, तो r प्लस p sin थीटा और mg अकेला है। तो यहाँ से जब r निकाला तो हो गया mg माइनस p sin थीटा। और जब यहाँ फ्रिक्शन में पुट किया f इज इक्वल टू म्यू r, तो r की जगह पे क्या आ रही है, f इज इक्वल टू म्यू और r की जगह पे mg माइनस p sin थीटा। तो ये फ्रिक्शन है पुश का और ये फ्रिक्शन है पुल का। दोनों को गौर करके देखते हैं, इसमें कुछ वैल्यू घटा हुआ है, माइनस में है, जबकि इसमें ये वैल्यू बढ़ा हुआ है। यानी कि पुश के समय फ्रिक्शन ज़्यादा है देन पुल के समय, यानी कि पुल फ्रिक्शन इज लेस देन पुश फ्रिक्शन, सो पुल इज इजी देन पुश। यानी करना क्या है, मैंने पुल किया और पुश किया, दोनों समय फ्रिक्शन देखा, पुश में फ्रिक्शन ज़्यादा है, पुल में फ्रिक्शन कम है। तो पुल में फ्रिक्शन कम है तो पुल करना ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लास्ट में आते हैं, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल है। फ्रिक्शन से हमें कुछ फायदा भी होती है, फ्रिक्शन से कुछ नुकसान होते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है। पहले फ़ायदा दिखाता हूँ। जब आप रोड पे चलते हैं तो फ्रिक्शन के बदौलत चलते हैं। अगर फ्रिक्शन कमज़ोर हो जाए तो हम स्लाइड कर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। तो वॉकिंग के समय फ्रिक्शन का यूज करते हैं। जब पेन से कॉपी पे लिखते हैं तो फ्रिक्शन अच्छा से यूज हम लोग करते हैं। व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे आपके टी शर्ट लिखते हैं तो फ्रिक्शन का यूज करते हैं। बेल्ट जब किसी रिम पर चलता है, फीता जब आटा चक्की में देखे होंगे तो वहाँ फ्रिक्शन के कारण वो बेल्ट चल पाता है। जब ब्रेक आप गाड़ी में लगाते हैं तो फ्रिक्शन के बदौलत गाड़ी में ब्रेक लगती है। तो गाड़ी में सटीक तरीके से ब्रेक लगना, बेल्ट का अच्छा से चलना, बोर्ड पे अच्छा से लिखना, पेन कॉपी पे लिखना, वॉकिंग के समय यहाँ फ्रिक्शन हमारे लिए फ़ायदा हो रहा है। लेकिन एक मशीन का इफिशिएंसी गिर जाती है, कमज़ोर हो जाती है, मशीन का वर्किंग कैपेसिटी घट जाती है। वर्किंग कैपेसिटी ऑफ मशीन डिक्रीजेज। मशीन कभी कभी बर्न, कभी कभी मशीन के पार्ट्स वियर टियर टूट फूट जाते हैं, या स्पीड ऑफ व्हीकल्स डाउन, मान कोई भी कार बस के स्पीड का गिर जाना, ये फ्रिक्शन का नुकसान है। तो फ्रिक्शन के फायदा, फ्रिक्शन का नुकसान सब पता चल रहा है। फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। तो फ्रिक्शन को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं? पहला, यूजिंग ऑयल, ऑयल का यूज करके, लुब्रिकेंट का यूज करके फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। यूजिंग बॉल बेरिंग, बेरिंग का यूज करके फ्रिक्शन को हम लोग कम कर सकते हैं। पॉलिशिंग द सरफेस, सरफेस को पॉलिश करके, ग्रीसिंग करके फ्रिक्शन को आप कम कर सकते हैं।
कन्वर्टिंग स्लाइडिंग इनटू रोलिंग, स्लाइडिंग को रोलिंग में कन्वर्ट करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। और मेकिंग फ्रंट शेप ऑफ कोनिकल ऑफ व्हीकल, किसी भी स्पीड मूविंग गाड़ी का अगर आप फ्रंट शेप देखेंगे तो आपको कोन जैसा दिखेगा, जैसे फॉर्मूला 1 का कार हो गया, रॉकेट हो गई, एरोप्लेन हो गई, इन सब का अगर फ्रंट शेप देखें तो कोनिकल होता है। तो कोनिकल शेप को, गाड़ी का फ्रंट शेप को कोनिकल बना के फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। स्लाइडिंग को रोलिंग में कन्वर्ट करके फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। सरफेस को पॉलिशिंग करके फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। बॉल बेरिंग का यूज करके फ्रिक्शन कम कर सकते हैं और लुब्रिकेंट का यूज करके फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। तो ये पूरा लेक्चर फ्रिक्शन पे आई। एक स्क्रीनशॉट पार्ट बाय पार्ट आप लेके पूरा फ्रिक्शन का नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन कितने टाइप के हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, एक्सीलरेशन, स्लाइडिंग के टाइम में फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। तो फ्रिक्शन का एक स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, फ्रिक्शन कंप्लीट करें। और इससे कुछ न्यूमेरिकल्स, बट इसका एक मेन फॉर्मूला आया म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर, यानी कि एफ इज इक्वल टू म्यू आर। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, जहाँ एफ है फ्रिक्शन, जहाँ एफ है फ्रिक्शन। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।